दो प्रश्न है। एक करो। अच्छा 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। मेरा तो आपसे आग्रह है, इतने अभ्यासु पत्रकार हो, कुछ पत्रकारों का संघ बनाकर इसके डेप्थ में जाकर व्हाइट पेपर बाहर निकालो कि सारी योजनाएं क्यों अटक गई, तो आपको मूल कारण मालूम पड़ जाएगा। सर, आपने सबसे पहले ही घुसपैठियों की बात की है, जो सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए भी है और खासकर पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेश का अभी मौजूदा हालात है उसको देखते हुए। लेकिन जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये विरोधाभास तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। चलिए धन्यवाद। अब सवाल फैब्रिकेट हो रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बातें सच है। ये देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि तानाशाही भी चरम पर है। ये बात हकीकत है, लेकिन ये बात सिर्फ बंगाल के लिए है। कल गृह मंत्री बंगाल में थे और वहाँ पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाए, लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, तानाशाही की खूबियां बताई और बंगाल में कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, उस सब पर भी चर्चा करी। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर गृह मंत्री बंगाल में जाकर उन्हें महंगाई, बेरोजगारी सब याद आ जाती है, लेकिन वो जिस देश के गृह मंत्री हैं, देश में क्या चल रहा है उस पर उनको कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसी पर बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल बंगाल में और वहां पर काफ़ी अरसे बाद उन्होंने पत्रकारों के सवाल भी लिए और जब सवाल पूछे गए तो वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। जो सवाल उनको लगा कि इनकी राजनीति के मुताबिक सही है, फिट बैठता है, उसके उन्होंने जवाब दिए। बाकी जो सवाल लगा कि वो उनके मुताबिक सही नहीं है, उनको भैया बैठो करके नीचे बैठा दिया गया। पहला सवाल एक पत्रकार ने पूछा कि बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि 75 साल के बाद जो सीनियर लीडर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, वो मार्गदर्शन में चले जाते हैं, जैसे एल.के. अडवाणी गए, जैसे मुरली मनोहर जोशी गए, जैसे और तमाम नेता गए। तो क्या प्रधानमंत्री जिनकी उम्र लगभग 75 साल के आसपास हो चुकी है, तो क्या अब वो भी मार्गदर्शन में जाएंगे? इस पर गृह मंत्री ने बैठो भैया बैठो बोलकर पत्रकार को बिठा दिया। कहा कि आप मेरी पार्टी की चिंता छोड़ दीजिए, आप बंगाल की बात करिए। यानी कि अगर वो सवाल बंगाल में गुंडागर्दी, ममता बनर्जी के खिलाफ और घुसपैठ पर पत्रकार वो सवाल करता, तब गृह मंत्री उसका अच्छे से जवाब देते। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनसे सवाल कर लिया, उनकी पार्टी के लिए सवाल कर लिया, उन्होंने बैठा दिया। वहीं दूसरा सवाल, एक पत्रकार ने कहा कि आप बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर बात कर रहे हैं, लेकिन उधर से टीएमसी वाले कहते हैं, और ये सवाल जायज़ भी है, कि गृह मंत्री तो आप हैं, बीएसएफ आपके अंडर में है, तो फिर ये घुसपैठ ये घुस कैसे पा रहे हैं? फिर क्या था? उस पर भी वो तिल मिला उठे और उस पर भी पत्रकार को बिठा दिया। साथ ही साथ उन्होंने तर्क दिया कि भैया हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार के साथ हमने साथ साथ मीटिंग की कि वो हमें ज़मीन दे, हम फेंसिंग करेंगे तभी बीएसएफ के जवान वहाँ पर काम कर पाएंगे। आप सोचिए कैसा ये तर्क है। क्या गृह मंत्री को
एक राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। देश की अखंडता, संप्रभुता और ऐसे किसी भी खतरे से बचने के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे ही सवाल उनसे लगा कि ये मेरे खिलाफ जा रहा है तो वो फैब्रिकेट को बोलकर खड़े हो गए। तो ये बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बंगाल में महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सारी चीज़ों पर जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो आज पूरे भारत के मुद्दे हैं, वो सिर्फ उन्हें बंगाल में दिखते हैं, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है। बाकी तमाम राज्यों में आप देख लीजिए, यूपी में नौकरियां ही नौकरियां हैं। आए दिन पुलिस वाले और तमाम सरकारें जो है पकड़ पकड़ कर युवाओं को नौकरियां दे रही होती है। अभी वहाँ पर कुछ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, आपने देखा किस तरीके से उन्हें नौकरियां मिली। दिल्ली में शिक्षकों को कुत्तों की, आवारा कुत्तों की गिनती में लगाया जा रहा है, सोचिए। वहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ के युवा जो है वो सारे IAS IPS बन गए, मतलब सब एकदम चंगा है। सब्जियां एकदम सस्ती हो चुकी है, दाल सस्ती हो चुकी है, पेट्रोल 35 रुपये में मिल रहा है, महंगाई नाम बराबर नहीं है, डॉलर जो है वो 5 रुपये पे आ चुका है। बस महंगाई जो है वो बंगाल में है, बेरोजगारी जो है वो बंगाल में है। बाकी जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं सब में ना तो महंगाई है, ना वहाँ पर बेरोजगारी है, सब बढ़िया एकदम चंगा है। वहाँ का युवा अच्छे से खा पका रहा है बढ़िया करके। दरअसल हकीकत क्या है, आपने देखा यूपी में जहाँ बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल से सरकार है, 11 साल से सरकार है, वहाँ पर पिंकी चौधरी नाम के अतताइयों ने तलवारें बांटने का काम किया। बरेली में एक ऋषभ ठाकुर, जिसपे ऑलरेडी चोरी का आरोप है, रंगदारी का आरोप है, जेल जा चुका है वो उस मामले में, वो रेस्टोरेंट में जाकर बर्थडे मनाती एक लड़की पर और उसके साथियों पर हमला कर देता है। तो इस तरीके से इन्होंने देश के तमाम राज्यों में रोजगार दे रखा है। आप हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पर आए दिन जो है लिंचिंग हो रही है। बिहार में अभी एक अथर नाम के नौजवान की लिंचिंग कर दी गई। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, एंजल चकमा नाम के एक त्रिपुरा के छात्र की हत्या कर दी गई। अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो सुलग रहा है। लोग धरने पर बैठ रहे हैं, लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमसे बार बार हमारी देशभक्ति का प्रूफ मांगा जाता है। सोचिए, बीजेपी जब से सत्ता में है तब से देश की हालत क्या हो चुकी है। लेकिन गृह मंत्री ना तो चकमा की मौत पर कोई जवाब देते हैं और ना देश में चल रहे इन अतताइयों पर कोई जवाब देते हैं और ना इन्हें रोकने की बात करते हैं। ये जो मिलिशिया बन के घूम रहे हैं, RSS तो था ही, लेकिन उसके अलावा पूरा सत्ता के संरक्षण में ये लोग देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री को अगर गुंडाई दिखती है तो वो बंगाल में दिखती है, महंगाई दिखती है तो वो बंगाल में दिखती है, और बेरोजगारी दिखती है तो वो बंगाल में दिखती है, और तानाशाही दिखती है तो वो बंगाल में दिखती है। सारी चीज़ें, सारी खराबियां बंगाल में हैं। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, कोई भी राज्य हो, वहाँ सब बढ़िया है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश में बाबा साहब के पोस्टर चलाए जा रहे हैं, वहाँ पर सब बढ़िया है। तो आज की जो गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुबाब था, मुश्किल से उन्होंने 10 सवाल लिए होंगे 10 पत्रकारों के, जिसमें से 4 उन्होंने जवाब दिए और बाकी 2 को बिठा दिया, 3-4 को बिठा दिया जो उन्होंने घुसपैठियों पर सवाल किया या जो सीनियर नेता है उनके रिटायर होने पर सवाल किया, उनको बिठा दिया गया। तो सोचिए, इस तरीके से बीजेपी सरकार चल रही है। सोचिए, देश की परवाह नहीं है गृह मंत्री को, लेकिन चुनाव के लिए बंगाल में जाके वो अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं घुसपैठिए वाला। देश में क्या चल रहा है उसकी खबर नहीं है। प्रधानमंत्री रशिया के प्रेसिडेंट पर हमला होता है उसकी निंदा करते हैं, लेकिन अपने ही देश में एंजल चकमा, उसको चाइनीज बोलकर हत्या कर दी जाती है और वहाँ की पुलिस छुटपुट घटना बताती है, और वहाँ के मुख्यमंत्री धामी साहब वो भी छोटी घटना बताते हैं। इन्हीं के मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि ये जो नफरत फैली है कोई अचानक से नहीं फैली है। सोचिए, इस बयान का क्या मतलब है
किरण रिजिजू जब कह रहे हैं कि नफरत कोई अचानक नहीं फैलती, इसे टाइम लगता है। सोचिए 2015 में अखलाक की लिंचिंग हुई, उसके बाद जिस तरीके से इन अतताइयों का समर्थन मिला, देश की संसद में कटवा, मुल्ले और तमाम तरह के सांप्रदायिक नारे लगाए गए, एक समुदाय के सांसद को टारगेट किया गया। क्या किसी ने कभी कंडेम किया? क्या कभी कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? फुल बढ़ावा दिया गया, फुल एनकरेज किया गया, बल्कि एक होड़ सी लग गई, बीजेपी के नेताओं में ही होड़ लग गई कि कौन कितना नफरती भाषण दे सकता है, कौन कितना लोगों को भड़का सकता है। इसी राजधानी में, इसी दिल्ली के चुनाव में नारे लगे थे गोली मारो। इसी दिल्ली में एक नेता अपने भाषण से दंगा करवा देता है और दंगा करवाने के बाद वो सरकार में मंत्री बन जाता है। सोचिए। तो बीजेपी 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है, लेकिन देश में क्या चल रहा है? नफरत के नाम पर आज लोगों को मारा जा रहा है, देश को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है, इसकी अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सोचिए, नॉर्थ ईस्ट उबाल मार रहा है। जिस तरीके से एंजल चकमा के साथ घटना घटी, उसकी हत्या कर दी गई, उसके पिताजी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीएसएफ में नौकर थे, मतलब सेवा में थे। सोचिए, जो हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी कर रहा था, उसके बेटे को उसके ही देश में इन अतताइयों ने जान से मार दिया। और हमारे गृह मंत्री को बंगाल में लोकतंत्र और तानाशाही दिख रही है। तो आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।